हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं नीट 2021 का फिजिक्स का पेपर और इसमें फर्स्ट पार्ट पहली क्लास में हम कर चुके हैं। उसमें 25 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम बाद के 25 क्वेश्चन करेंगे। 26वां क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि पर सेकेंड एवरेज इमिटेड नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं, जबकि दिया है 26 क्वेश्चन है, लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर और इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻⁹ मीटर। एच की वैल्यू भी दे रखी है 6.6 × 10⁻34 और वाट भी दे रखा है 3.3 × 10⁻³ वाट। तो इसमें पूछा है n नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। जैसे कि हम जानते हैं E इक्वल टू होता है NhC/λ। यदि हम पर सेकेंड देखें पर सेकेंड, तो पर सेकेंड E कन्वर्ट हो जाएगा P में, क्योंकि E/T T इक्वल 1 है, तो ये किस में बदल जाएगा P में। तो P आ जाएगा NhC/λ। P की वैल्यू रखेंगे 3.3 × 10⁻³ इक्वल्स n। H की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे अपॉन लैम्डा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 3.3 × 10⁻³ इंटू 600 × 10⁻34 अपॉन H 6.6 × 10⁻34 नहीं -9 और ये है 34 × 3 × 10⁸। इससे 2 टाइम्स, इन दोनों से ये 100 टाइम और n इक्वल टू आ जाएगा 10⁻16। तो 10⁻16 है ऑप्शन नंबर 1। तो 26वें का हो जाएगा कौन सा? 26वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10⁻16। 27 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कोई पैरेलल कैपेसिटर है और पैरेलल कैपेसिटर में जो इसकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, पैरेलल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ये कैलकुलेट करनी है। फॉर पैरेलल कैपेसिटर U इक्वल टू होता है ½ CV²। अगर ये पैरेलल कैपेसिटर है, ये प्लेट है, प्लेट का जो एरिया है A है, बीच की डिस्टेंस D है, तो C इक्वल टू होता है εA/E। इन दोनों के बीच में ये प्लेट प्लस ये माइनस, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर वोल्टेज V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इक्वल टू होता है V/d के। तो V इक्वल टू आ जाएगा E × d के। नाउ U इक्वल टू हो जाएगा ½ × ε0A/d इंटू E/d²। तो ½ εA/d इंटू E² d² से d, तो U इक्वल टू आ जाएगा ½ εAE²d। और ये ऑप्शन बन रहा है आपका पहला ही। तो 27वें का हो जाएगा पहला। 28th क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ज्ञात करना है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? dq/dt इक्वल टू id। सिंस q इक्वल टू होता है cv के, q आ जाएगा dq/dt इक्वल टू c को कॉन्स्टेंट रहता है dv/dt। v दिया है v0 sin ωt, तो dq आ जाएगा id, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, c और d/dt sin ωt। c sin ωt का हो जाएगा cos ωt इंटू ωt का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके साथ v0 और था v0, तो c v0 ओमेगा cos ωt id। और ये जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है आपका थर्ड ऑप्शन। तो 28 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 29 में कह रहा है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं और स्फेरिकल कंडक्टर को जब हम किसी वायर से जोड़ देंगे तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा।
मान लिया कि ये ए है, ये बी है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और मान लिया कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो आवेश ज़्यादा आवेश वाले गोले से स्फीयर से कम आवेश वाले स्फीयर तक जाएगा, और वो तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के आवेश इक्वल ना हो जाएं। तो माना कि इसमें से x की कमी आ गई है, उतनी ही इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और पहले के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इक्वल टू है Q1 माइनस एक्स अपॉन 4πr1 स्क्वायर, दूसरे के लिए हो जाएगी सिग्मा 2 Q2 प्लस एक्स अपॉन 4r2 स्क्वायर। अब हमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हो जाएगा Q1 माइनस एक्स अपॉन 4πr1 स्क्वायर इंटू 4πr2 स्क्वायर अपॉन Q2 प्लस एक्स, 4 से 4π कैंसिल, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 माइनस एक्स अपॉन Q2 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले स्फीयर से दूसरे वाले स्फीयर तक तब तक चार्ज चलेगा जब तक कि दोनों स्फीयर सेम पोटेंशियल पर ना आ जाएं, और जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा, मान लिया पहले का V1 है और दूसरे का V2 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, और V1 इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 Q1 माइनस एक्स अपॉन R1 इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 Q2 प्लस एक्स अपॉन R2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 माइनस एक्स अपॉन Q2 प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा R1 अपॉन R2। ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू आ जाएगा R1 अपॉन R2, ये वैल्यू यहाँ से रख दी, इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो R2 अपॉन R1। तो ये वाला जो है ये है फोर्थ ऑप्शन, तो 29 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, R2 अपॉन R1। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक मोनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये किसी सरफेस पर पड़ती है, और वहाँ से क्या है एक डी ब्रोगली वेवलेंथ डी लैम्डा क्रिएट होती है। तो इन दोनों में एक रिलेशन बताना है, और रिलेशन बताने के लिए हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ डी लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी के, पी इज मोमेंटम, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन पी की वैल्यू हम अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे 2mk, और k इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो लैम्डा डी इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m hc अपॉन लैम्डा, दोनों और स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर अपॉन 2m hc इंटू लैम्डा, h से h कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, और ये ऑप्शन है पहला ही। तो 30 क्वेश्चन का हो गया पहला ऑप्शन, लैम्डा इक्वल टू 2mc अपॉन h लैम्डा डी स्क्वायर। 31वां क्वेश्चन है, 31st है, m दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर, f दे रखा है 10 न्यूटन, एंड इसमें पूछा है m दे रखा है 2 kg, इसमें पूछा है टाइम पीरियड, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए ये पूछा है, इसमें पहले तो हम फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, f इक्वल टू होता है k x के, तो f 10 है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻2, तो k इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 5 × 10⁻⁻2, k इक्वल टू 200 आ गया। अब टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होता है
टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, m की वैल्यू है 2 अपॉन 100, 200, इससे ये 100 आया, तो t इक्वल टू 6.28 अपॉन 10, इसका रूट, तो 0.628, और ये आया है सेकंड, कितने सेकंड, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो 31 का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 0.628। 32 है, इसमें कह रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ कोई इससे परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इसमें पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होती है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो V इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 π 2I/r के। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है इस वायर द्वारा, और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस पर एक फोर्स काम करने लगेगा जो होता है किसके बराबर, लॉरेंज बल के बराबर। और लॉरेंज बल होता है QVB साइन थीटा। साइन थीटा चूँकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F इक्वल टू आ जाएगा QVB। Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V दे ही रखा है, V की वैल्यू आई μ0 अपॉन 4 π 2I/r। r है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा, सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू है 10⁵, ये वैल्यू होती है 10⁻⁷, I की वैल्यू है 5 इंटू 2 अपॉन r हो 20 इंटू 10⁻⁻², मीटर में चेंज कर देंगे। इन सबको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। और ये ऑप्शन बनेगा 32 का ऑप्शन बन जाएगा 2। 32 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 2। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। 33 में कह रहा है कि इसमें दे रखा है हाफ लाइफ टाइम T हाफ इक्वल टू दे रखा है 100, टोटल टाइम 150, और उसमें पूछा है रेशियो किसका, n/n0 का। ये चीज़ पूछी है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो इनिशियल वैल्यू होती है n0 हो गई, फाइनल वैल्यू जो बची हुई वैल्यू होती है n हो गई, T हाफ लाइफ टाइम हो गया, और हाफ लाइफ टाइम हो गया, और इसमें कैलकुलेट करना इन दोनों का रेशियो। तो T इक्वल टू हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन T हाफ। T है 150 अपॉन 100, n इक्वल टू n0 1/2 पावर n, n अपॉन n0 इक्वल टू 1/2 पावर 150 अपॉन 100, 1/2 पावर 3/2, 1/8 पावर हाफ। तो ये आ जाएगा 1/2 n अपॉन n0। और ये कौन से का बन रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैचिंग। कॉलम 1 और 2 की मैचिंग में इधर इनके आगे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे प्रेशर एक्सेप्टेड बाय आइडियल गैस। प्रेशर जो होता है 1/3, या तो हमें सारे ही आते हुए हों तब हम क्लियर कर सकते हैं, या फिर हम देख लेंगे कोई एक आ जाए। जैसे प्रेशर होता है, प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, ये 3 डायमेंशनल जब भी मूवमेंट होता है किसी आइडियल गैस के लिए, तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट में उसमें क्या होता है, उसकी 3 डायरेक्शनल उसकी वेलोसिटी होती है Vy, Vx, Vz, और इसमें उसका एवरेज लिया जाता है। तो जहाँ V एवरेज दिख रहा है और 3 डायरेक्शन में उसका जो एवरेज आएगा 1/3 आ जाएगा,
तो प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। और जब ये चीज़ क्लियर हो रही है तो देख लेंगे हम बी का पी कहाँ है। तो बी का पी ये है, बी के सामने पी, बी से पी ये है, ये नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे या इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास आधा काम बचा। दूसरा हम जानते हैं कि v प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के, और अंडर रूट टी जहाँ बन रहा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल अंडर रूट 3RT, अंडर रूट 3RT। तो ये जो a है, a का क्या बना q, a का बना q, ये पहला, a का r बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब 2 पता करते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो इस तरह से जब भी कॉलम मैचिंग का कोई क्वेश्चन होगा उसमें या तो हमें सारे याद हों या हम उसके थ्योरी के सेंस के बेस पर, जैसे प्रेशर 3 डायरेक्शनल, उसकी जो मूवमेंट होता है उसका एवरेज लिया जाता है जब हम उसका डेरिवेशन करते हैं, तो एवरेज ले रखा है 1/3, जब एवरेज 3 का लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसके सेंस से हमने प्रेशर देख लिया। दूसरा हम जानते हैं जो स्पीड होती है तो टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, और जहाँ अंडर रूट टी बन रहा था ये अंडर रूट टी बन रहा था, और इसका हो जाएगा ये, बाकी 2 हम एलिमिनेट कर चुके थे। 35th में कह रहा है E अपॉन जी की डायमेंशन बतानी है। E क्या है, एनर्जी है, ml2 T-2, और जी हम जी की कैलकुलेशन करेंगे F = G m1 m2 या mm अपॉन r स्क्वायर से, तो G इक्वल टू आ जाएगा F r² अपॉन m², ml T-2 L2 अपॉन m², तो इसका हो जाएगा m-1 L³ T-2। ये वैल्यू रखेंगे, और ये वैल्यू रखने के बाद ये आई वैल्यू जी की m-1 T3 L3 T-2 एक साथ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका m2 L-1 T0, और ये ऑप्शन बन रहा है थर्ड, 35 का हो जाएगा थर्ड। 36 में ये कह रहा है कि एक डिस्क में से एक ऐसा से बाइसेक्टर काटना है जो कि परपेंडिकुलर हो, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, इसका मान लिया 1/4 अलग कर दिया है, तो बचा हुआ जो हुआ ये हुआ 3/4। अगर पूरे का m है तो ये हो जाएगा 3/4 m। बचे हुए का ये कह रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k टाइम्स ऑफ कितना है, I = है k टाइम्स ऑफ mr²। तो I = हो जाएगा, इस बचे हुए भाग का I = हो जाएगा 3/4 mr², और ये किसके बराबर दे रखा है, k mr²। k की वैल्यू क्या हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, mr² से mr², k = आ जाएगा 3/4, और ये ऑप्शन दे रखा है थर्ड। कौन सा दे रखा है, थर्ड। 36 का हो जाएगा थर्ड। 37 में कह रहा है कि एक वायर है, उसकी लंबाई कितनी है, 12A है, तो इससे एक ट्रायंगल बनाया जाता है, एक स्क्वायर बनाया जाता है। तो इन दोनों के स्क्वायर फॉर्म में कॉइल बनाई जाती है, ट्रायंगल फॉर्म में कॉइल बनाई जाती है। तो इन दोनों के क्या है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द कॉइल इन ईच केस। दोनों केस में हमें क्या करना है, तो इसमें होता है m = होता है I/N/A, n है नंबर ऑफ लूप्स, तो जो 12 A तो 12A को जब हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में फोल्ड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी 4 लूप बनेगी। तो m = आ जाएगा I × 4, और ट्रायंगुलर फॉर्म में इसकी जो एरिया बनेगा 3/√3/4A²। तो इसकी वैल्यू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3IA²। दूसरा है स्क्वायर के केस में, तो m = हो जाएगा I/N/A से, I ऐसे रहेगा, I n की वैल्यू अब क्या है, अब राउंड कितने बनेंगे, इसकी लूप कितनी बनेगी, 3 × A², तो ये आ जाएगा 3IA²। ये दोनों वैल्यू बनी, और ये दोनों वैल्यू किस में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो 37 का हो गया 3। 38
38 में कह रहा है कि दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस R1 R2 की, और R1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है। तो इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो कितना होगा। तो पहली लूप द्वारा मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया होगा, वो हो जाएगा μ0 अपॉन 2π I1 अपॉन R1। ये मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी लूप है, उस पर उससे जो फ्लक्स फ्लो होगा फाई इक्वल टू आ जाएगा V इंटू ए के। V की वैल्यू आई μ0 अपॉन 2π I1 अपॉन R1, और ये वैल्यू हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर के, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू ई फैराडे के पहले नियम से होता है m, या इक्वल टू होता है m डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो m प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1, R2 स्क्वायर अपॉन R1, और ये ऑप्शन बन रहा है सेकंड। तो 38 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg, ये फ्रीली ड्रॉप की जाती है और हाइट दे रखी है 10 मीटर से, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फ्रीली ड्रॉप की गई, यहाँ टकराई सरफेस से, वापस ये यहाँ आ गई है। तो वापस आने में इसमें जो पूछ रहा है इम्पल्स, क्या पूछ रहा है? इम्पल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछ रहा है। यू मान लिया कि टकराते समय इसकी जो वेलोसिटी थी v थी, और फ्रीली ड्रॉप की जा रही है, ये हाइट h हो गई है। तो v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0 2gh, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। इम्पल्स को देख लेंगे, इम्पल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू होता है f इंटू टी के। सिंस डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू होता है f के, देयरफॉर डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा f इंटू डेल्टा टी के। ये ही वैल्यू क्या बन रही है? इम्पल्स। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा p इक्वल टू, अब ये जो आ रहा था सपोज P1 से आ रहा है, वापस जब गया सपोज P2 से गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा p इक्वल टू 2mv। 2 इंटू m की वैल्यू है 0.15 इंटू v की वैल्यू है अंडर रूट 2gh। सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू है 10 बाहर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो बन जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकंड, और ये कौन सा बन रहा है? फोर्थ ऑप्शन। तो 39 का हो गया फोर्थ ऑप्शन, 39 का फोर्थ ऑप्शन। 40 में कह रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उससे 220 वोल्ट का वोल्टेज लिया जाता है। यदि एक लैंप जलाया जाता है जिसकी पावर है 44 वाट, तो पूछ रहा है कि इसमें इसकी जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट कितना होगा, जबकि इसमें पावर लॉस नहीं है, नेग्लिजिबल है एक। तो P dP इंटू IP इक्वल टू हो जाएगा BS इंटू IS। ये W के बराबर हो जाएगा। BP की वैल्यू है 220 यानी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज, और IP इसने पूछा है। तो IP इक्वल टू आ जाएगा 44 अपॉन 220, और ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 0.2 एम्पियर। और ये ऑप्शन बन रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन, ये बन रहा है थर्ड ऑप्शन। 40 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 41 में कह रहा है कि 27 ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हम जब
छोटी ड्रॉप्स को मिला करके बड़ी ड्रॉप्स बनाते हैं तो उसका जो आयतन रहता है, वॉल्यूम रहता है, वो सेम रहता है। तो दोनों की रेडियस में एक रिलेशन निकाल देंगे। कैपिटल आर यानी बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस होगी वो छोटी बॉल की 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों के क्या करेंगे, उनका फिर दोनों का चार्ज देखेंगे। बड़ी बॉल पे जो बड़ी ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो 27 क्यू हो जाएगा, पहली चार्ज का 27 मल्टीप्लाई। और वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो बड़ी बॉल का वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 980 वोल्ट, 980 वोल्ट। और ये आंसर बन रहा है 41वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में ये इनपुट सिग्नल दिए हुए हैं डिजिटल परिपथ के लिए, डिजिटल सर्किट के लिए। ये डिजिटल लॉजिक गेट का सर्किट है और ये दिए हैं आउटपुट। इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। ये जो होता है 0 होता है, ये 1, ये 0, ये 1 0 1 0 0 1 0। इसी तरह से ये आ जाएगा 1 0 और 1। तो A B और C, A B C ये इनपुट हैं। इन इनपुट के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम से, इस सर्किट से क्या करेंगे, हम एक ट्रुथ टेबल बना लेंगे। और ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है। फिर देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट करके बाई देते हैं। ए के लिए जब हम वैल्यू रख रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0, बी के लिए जब वैल्यू रखेंगे 0 0 1 1 0 0 0, सी के लिए 1 1 0 0 1 1 1। इसी तरह से y1 में देखेंगे, y1 में क्या है, y1 में यहाँ से आया था 0 और b से आया है 0। तो y1 में जैसे ही 0 0 आएंगे, एंड का भी क्या आएगा 0, a एंड b क्या हो जाएगा 0 0 0 बनेगा। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 0। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये नैंड गेट है, उस 0 को यानी कि c1 है, b 0 है तो 0 बनेगा। लेकिन नैंड होने की वजह से ये इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। और इन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा y1 y2 आ जाएगा 1। तो यहाँ आया 0, यहाँ आया 1, 0 और 1 को और गेट कर देगा a और b, यानी y1 और y2, और वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम हर इंटरवल के लिए, हर वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y देख लेंगे। तो y जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो y की पूरे की वैल्यू आ रही है 1 1, और 1 1 क्या आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 दे रखा है वोल्ट, यहाँ भी 0 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 5। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 43 में कह रहा है कि पार्टिकल जो जिसका मास m है वो प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी एस्केप वेलोसिटी दे रखी है k × ve। तो वो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछी है h की। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसको ऐसी वेलोसिटी दे देते हैं कि वो एस्केप कर जाए, तो उसमें क्या होता है, दो एनर्जी एक साथ, जो फेंकते समय एनर्जी और वहाँ जो मैक्सिमम हाइट पर वो पहुँचा है उस पर जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए। मान लिया कि मैक्सिमम हाइट वो h गया हुआ है और यहाँ दो एनर्जी होगी इसकी, एक तो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। तो फेंकते समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ½ mv² + -gmem/re। अगर ये कहाँ से फेंका जा रहा है, अर्थ सरफेस से। इसी तरह से हाइट h पर जो होगी वो होगी ½ mv², v डैश कह लो, और ये आ जाएगा -gmem/re + h के, re + h। ½ m इसकी वैल्यू आ जाएगी kve -gmem/re इक्वल्स 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो उसका जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार को ऐसा लगेगा कि जो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो रुका है।
और रुकने का मतलब है v इक्वल हो जाएगा 0 इक्वल माइनस GME/m/RE+H के। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद जो k की वैल्यू h की वैल्यू आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा R(k²/1 - k²। और ये ऑप्शन बन रहा है कौन सा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा किस पे, 43 में। इसका क्वेश्चन है, कोई कार है, कार क्या है, रेस्ट से स्टार्ट करती है चलना और 4 सेकंड बाद वो एक्सेलरेशन पहुंच जाता है उसका 5 मीटर/सेकंड²। तब उसमें बैठा कोई व्यक्ति एक बॉल ड्रॉप करता है, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6, यानी t = 6 सेकंड पर जो बॉल ड्रॉप की गई है उस ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे ये कार चल रही है, तो कार u से स्टार्ट हुई है, मान ले कि 4 सेकंड में उसने क्या किया, v स्पीड पर वो चलने लगी, तो v इक्वल टू आ जाएगा, किस डायरेक्शन में चल रही है, सपोज x डायरेक्शन में, तो v इक्वल टू आ जाएगा u + at, v इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस a की वैल्यू है 5, t की वैल्यू 4, तो v इक्वल टू आ जाएगा, या v x इसको कह सकते हैं 20 मीटर/सेकंड। जितनी वेलोसिटी से, जितनी स्पीड से ये कार चल रही है उतना ही क्या है, जो बॉल थी, बॉल ने भी वो वेग ले लिया था, कितना, 20 मीटर/सेकंड। अब इसको ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद कुछ समय तक तो ये क्या करेगी, 20 मीटर/सेकंड से ही चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये वहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी। जहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरना शुरू होगी तो यहाँ कुछ समय के लिए इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी 0। सपोज करें कि अब ये vy स्पीड से, वेलोसिटी से ये नीचे की ओर अपवर्ड चल रही है, तो हम क्या करेंगे, vy इक्वल टू आ जाएगा uy + gt, क्योंकि अब क्या है, अंडर ग्रेविटी ये गिर रही है और कितना टाइम बचा है इसके पास, 6 सेकंड में 4 सेकंड क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो 2 सेकंड में इसने कितना वेलोसिटी प्राप्त कर ली है, किस एक्सेलरेशन से गिर रही है ये देखना है। तो vy इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस g की वैल्यू 10 × 2, तो vy इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड। अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा vx और vy, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हो जाएगी √, ये अगर v है तो v इक्वल टू आ जाएगा √vx² + vy², तो ये आ जाएगा √20² + 20², और ये आ जाएगा 20√2 मीटर/सेकंड। अब चूंकि ये ग्रेविटी के अधीन गिर रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड²। और ये दोनों वैल्यू दे रखी है ऑप्शन नंबर 2, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो a इक्वल टू ये आ जाएगा और a इक्वल टू v इक्वल टू ये आ जाएगा और a इक्वल टू g इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड²। तो ये हो गया हमारा 44। 45 में कह रहा है कि कोई LCR सर्किट है जिसमें L की वैल्यू दे रखी है 45, L दे रखा है 0.5 नहीं 5, C दे रखा है 80 माइक्रोफैरड और R दे रखा है 40। तो इसमें पूछ रहा है द एंगुलर फ्रिक्वेंसीज ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट द रिजोनेंट रेगुलर फ्रिक्वेंसी आर लाइकली टू बी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू होता है WL/R। तो WL/R को हम लिख सकते हैं ω/L/R, या इसको लिख सकते हैं ω/Δω। तो इसलिए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा R/L के। R की वैल्यू है 40 और L की वैल्यू है 5, तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा 8 रेडियन/सेकंड। ये आया इतने रेडियन/सेकंड। अब जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/ω0 इक्वल टू 1/√LC के।
वैल्यू रखेंगे 1/√, एल की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 8 × 10⁻⁶। ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम, देयरफॉर ओमेगा मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा/2 एंड ओमेगा मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा/2। ये है 50, ये आया हमारे पास 8/2 यानी कि 446 और ये आया 50 + 8/2 यानी कि 54 रेडियन पर सेकंड और ये आया रेडियन पर सेकंड। तो और ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये बन रहे हैं पहले, तो 45 का हो गया पहला, 45 का हो जाएगा पहला ऑप्शन और ऑप्शन बने 46 एंड 54। 46 है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो एक रेडियस आर के यूनिफॉर्म पाथ पर एक टी टाइम में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो उसके लिए इफ़ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट इज इक्वल टू 4r द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो t इक्वल टू होता है 2πr/v के, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा 2πr/t। अब वो कह रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, जबकि इसका जो मैक्सिमम इसकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है 4r के बराबर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लिखते हैं h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। मैक्सिमम हाइट दे रखी है 4r इक्वल टू u स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा 2πr/t होल स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g के। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g/t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r के, इसलिए थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2g/t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r के। और ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है सेकंड ऑप्शन में। किसमें बन रही है? सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। तो 46 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2g/t स्क्वायर, पावर हाफ हो रहेगा इसका, इसकी पावर हाफ अपॉन पाई स्क्वायर r। 47 में कह रहा है कि एक कोई R1 R2 R3 I1 I2 I3, ये A है ये B है, तो इसकी इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है I3/I1 की। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो I1 आया है I1 इक्वल हो जाएगा I2 + I3 के। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके सिरों के बीच में, उनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसको लिख सकते हैं हम R2 I2 इक्वल टू R3 I3 और I3 अपॉन I2 इक्वल टू R2/R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें I2 को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे और लिख सकते हैं हम I2/I3 इक्वल टू R3/R2। इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे। तो अगर हम लिख दें और I2/I3 + 1 इक्वल टू R3/R2 + 1, तो ये आ जाएगा I2 + I3/I3 इक्वल टू R3 + R2/R2।
R2। I2 प्लस I3 किसके इक्वल है? I1 के। तो ये आ जाएगा I1 अपॉन I3 इक्वल टू R3 प्लस R2 अपॉन R2। और इसको रिवर्स लिखेंगे, I3 अपॉन I1 इक्वल टू R2 अपॉन R3 प्लस R2। और ये आंसर बन रहा है आपका R2 अपॉन R3 प्लस R2। ये बन रहा है 47 का फोर्थ, 47 का फोर्थ। तो इस तरह से हम कर लेंगे। 48 में कह रहा है कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इसके आगे एक रखा है मिरर। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल इससे कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इफ़ ए प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u के लेंस के लिए। तो 1/f की वैल्यू है 30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/30 माइनस 1/60, 60 to 1। तो v इक्वल टू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आया? 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस पर टकरा रही है तो कहाँ जाएगी? 60 सेंटीमीटर पर जाकर मिलेगी। और 60 कहाँ से बनेगा? इसके पीछे। ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 40। और टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? 60। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 20। तो 20 सेंटीमीटर किसके आगे? मिरर के आगे। 20 सेंटीमीटर मिरर के आगे। और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, क्योंकि मिरर के पीछे क्या है? वर्चुअल बनेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी ए वर्चुअल इमेज। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 48 का सेकंड, 48 का सेकंड, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर और वर्चुअल बनेगी। 49 में है, ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है, मास है, वो है 500 ग्राम। तो इसमें इस तरह से 2 kg 20 सेंटीमीटर पर, इसका जो बैलेंस है वो 40 सेंटीमीटर पर है। तो हम जानते हैं वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंटम होगा RH, यानी राइट हैंड साइड का मोमेंटम। लेफ्ट हैंड साइड इसका बन रहा है 2 × 20 इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल ये 40 है और इसका जो सेंटर काम करेगा कितने पर? 80 पर। तो 60 और ये घटाने के बाद आ जाएगा 20। तो 0.2 × 20 यानी 60 आधा 60 प्लस mg × 120। इसको कैलकुलेट करेंगे, m पूछा है तो m आ जाएगा 1/12 kg। और ये बन रही है कौन सी? दूसरा ऑप्शन बन रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल मोमेंटम होगा वो राइट साइड के टोटल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। कैलकुलेशन कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये कह रहा है कि F इक्वल टू है Q × V क्रॉस B के, जबकि Q की वैल्यू 1 दे रखी है, V इक्वल टू दे रखा है 2I प्लस 4J प्लस 6K एंड वेक्टर B इक्वल टू दे रखा है 4I प्लस F इक्वल टू दे रखा है, वेक्टर F इक्वल टू दे रखा है 4I माइनस 20J प्लस 12K और वेक्टर B इक्वल टू दे रखा है BI प्लस BJ प्लस B0K। तो इसमें पूछ रहा है कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ B का कंप्लीट एक्सप्रेशन, यानी A और B की
इस जगह क्या आएगा। तो f इक्वल टू है q की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू है कितनी 2i प्लस 4j प्लस 6k क्रॉस bi प्लस bj प्लस b0k। और f की वैल्यू रख सकते हैं हम कितना 4i माइनस 20j प्लस के 12k इक्वल टू, ये f की वैल्यू आ गई। इन दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। 2 4 6 2 4 6 ये कंपोनेंट ऑफ b, और ये आ जाएगा b नोट। जब हम i के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो ये पूरी रो कवर कर लेंगे, ये कॉलम कर लेंगे, और ये बचा हुआ जो है इसको 4b0 माइनस 6 यानी 4b0 माइनस 6b माइनस जे के साथ ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो 2b0 माइनस 6b 2b0 माइनस 6b ये वाला बचा, प्लस के के लिए ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो, तो के लिए आएगा 2b माइनस 4b। अब इसमें जो i j के कंपोनेंट हैं उनकी कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से बन रहा है माइनस 2b, तो माइनस 2b के इक्वल टू कितना आया है 12, तो 12k, इसलिए माइनस v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 2, यानी v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 6। ये जो है ये बन रहा है 4b नोट माइनस 6b i इक्वल टू बन रहा है 4i। तो 4b नोट माइनस के 6b, का मतलब है 6 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 4। 4b नोट इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस उधर जाकर माइनस के 32 32 माइनस, तो b नोट इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8। तो इसलिए b हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी थी vi, b की वैल्यू है माइनस 6i bj माइनस 6j माइनस के v0k 8k। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन दे रखा है फोर्थ, तो 50 का हो जाएगा फोर्थ। एक बार और समझेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें q1 दे रखा है, b की वैल्यू ये दे रखी है, b की वैल्यू ये दे रखी है, f की वैल्यू ये दे रखी है। तो f इक्वल टू q की वैल्यू 1 रख लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड के i और j के जो कंपोनेंट है उनकी कंपेयर कर लेंगे, b और v नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। b और v नोट की वैल्यू क्या करेंगे उसमें हम इस में रख के इसकी हम कैलकुलेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन।